नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं, सीएम धामी बोले पुलिस प्रशासन जनता के प्रति संवेदनशील व उत्तरदायी हो। उत्तराखंड को 16वें वित्त आयोग से नहीं मिलेगी 30,000 करोड़ की मदद, राज्य को बढ़ाने होंगे अपने संसाधन। सीबीआई ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में मुकदमा दर्ज किया, टीम देहरादून ऋषिकेश में सबूत जुटाने में पहुंची। उत्तराखंड के प्राइमरी स्कूलों में अब पंचकोश विकास सिद्धांत से पढ़ेंगे बच्चे, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने दी हरी झंडी। ऋषिकेश में भूमि प्रकरण मामले में विरोध प्रदर्शन तेज, लोकसभा नेता राहुल गांधी को लिखा पत्र, कहा बचा लीजिए बापू ग्राम। उत्तराखंड में दून समेत 3 जिलों में तेज हवा चलने का येलो अलर्ट, बारिश बर्फबारी के भी आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर हरिद्वार से है, जहां भगवानपुर के बनारसी गांव में हुई हिंसा के बाद हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। संत रविदास जयंती के दौरान शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते हिंसक झड़प और फायरिंग तक पहुंच गया। इस हिंसा में अब तक 2 लोगों की जान जा चुकी है, जिससे गांव में दहशत का माहौल है। गोलीकांड में एक और युवक की मौत हो गई। देर रात इलाज के दौरान मांगेराम ने दम तोड़ दिया, जबकि इससे पहले आनंद नामक युवक की भी मौके पर मौत हो चुकी है। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। हरिद्वार जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के बनारसी गांव में हिंसा के बाद सियासत गरमाई हुई है। मौके पर मौजूद आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमरीश कपिल ने बताया कि संत रविदास जयंती की यात्रा शांतिपूर्वक गुजर रही थी, लेकिन सड़क पर 18 वर्षीय आनंद का शव मिलने के बाद गांव का माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। उनका कहना है कि अगर समय रहते पुलिस गांव में नहीं पहुंचती तो हालात और भी बेकाबू हो सकते थे। घटना के बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए 40 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। यहाँ पर कल गुरु महाराज जी की शोभा यात्रा हुई। शोभा यात्रा के बाद भंडारा हुआ। उसी के बाद जानकारी मिली कि गांव में विवाद हो गया है, गोली चली है। मौके पर हम लोग पहुंचे और मौके पर पहुंचकर जानकारी प्राप्त हुई कि एक आनंद नाम का बच्चा, जिसकी उम्र तकरीबन 18 से 19 साल है, उसकी गोली लगने से हत्या हो गई। और अभी उसके तुरंत बाद जानकारी प्राप्त हुई कि एक डेड बॉडी और है, यानी कि मांगेराम, जिसकी उम्र लगभग 55 साल बताई जा रही है, उनकी डेड बॉडी बरामद हुई आज, जिसको अभी हम लोग शमशान घाट में हैं। आज उनका अंतिम संस्कार हो चुका है और आनंद की जो शव है वो अभी यहाँ आने वाला है। और अब खबर डोईवाला से है, जहां डोईवाला क्षेत्र के तेलीवाला स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में हाल ही में हुई शिक्षकों के साथ मारपीट की घटना के बाद स्कूल का माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। घटना के बाद से विद्यालय में पठन पाठन का काम पुलिस सुरक्षा के बीच संचालित किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले विद्यालय परिसर में अराजक तत्वों द्वारा शिक्षकों के साथ अभद्रता और मारपीट की गई थी, जिससे शिक्षकों को भय का माहौल बना हुआ है। हाँ, इस रूम में आया था वो। असल में वो जयपाल सिंह गुरु जी जब इधर से भागे वहाँ से बचने के लिए, तब वो इधर छुपने के लिए आए, तो वो इधर पीछे पीछे आ गया इधर ही, तो सब छुप गए कोने में। तो उसने जाके उठाए, वही लात लूट मारी, तब फर्नीचर तोड़ा और फिर मारपीट करी सबके साथ दोबारा फिर। तो आज पुलिस गश्त हो रही है? आज पुलिस इसलिए आई है कि जांच करने वो जांच करने के लिए ना, तो
क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ गई, कैसे कैसे हुआ। हमने कहा सर जो ऐसे हुआ। ठीक है, अब माहौल ठीक है? अब माहौल ठीक है थोड़ा, जब से पुलिस आई तब से माहौल ठीक है। अब ऐसे कोई मतलब डर तो है मन में, लेकिन है कि थोड़ा सा अब जब पुलिस आ रही है तो हम लोगों को थोड़ा लग रहा है कि हाँ थोड़ा मनोबल बढ़ रहा है कि उन्हें बढ़ रहा है कहा। हमारा थोड़ा। और अब खबर देहरादून से है, जहां देहरादून में यूजीसी कानून को वापस लेने की मांग और प्रदेश में बढ़ते अपराधों के विरोध में करड़ी सेना ने डीएम कार्यालय व एसपी सिटी कार्यालय का घेराव किया। कोटद्वार में बजरंग दल कार्यकर्ताओं और दीपक नामक युवक के बीच हुए विवाद को लेकर हिंदू संगठनों में रोष देखा गया। क्षत्रिय करड़ी सेना के प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय सचिव शुभम सिंह ठाकुर ने चेतावनी दी कि यदि दीपक की तत्काल गिरफ्तारी नहीं हुई तो संगठन आंदोलन करेगा। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है और सरकार को तुरंत सख्त कदम उठाने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि यदि दीपक ने माफी नहीं मांगी तो करड़ी सेना 7 दिनों के भीतर कोटद्वार जाकर माफी मंगवाएगी। और अब खबर नैनीताल से है, जहां नैनीताल के एकमात्र खेल मैदान के स्वामित्व को लेकर नगरपालिका और खेल विभाग के बीच विवाद जारी है। इस विवाद को लेकर खेल विभाग की उप निदेशक रशिका सिद्दीकी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि खेल विभाग खिलाड़ियों के हितों को देखते हुए खेलों को बढ़ावा देने और उन्हें पुरस्कार देने और आवश्यक सुविधाएं मुहैया कराने का काम करता है, जिसके लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता। उन्होंने बताया कि आपसी विवाद के कारण खेल प्रतियोगिताएं बाधित हो रही हैं, इसलिए खेल विभाग ने जिला प्रशासन की मदद से प्रतियोगिताएं आयोजित कराने का फैसला लिया है। विगत 3-4 दिनों से जो ये विवाद चल रहा है लगातार क्रिकेट पृथ्वीराज क्रिकेट टूर्नामेंट के संबंध में, तो इसी के संबंध में जो खेल विभाग के पक्ष में कई भ्रांतियां और कई चीज़ें यहाँ पर है, उनको हमें पब्लिक को, हमारे खिलाड़ियों को स्पष्ट करना था। इसलिए खेल विभाग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और अपने पक्ष में जो हमारी बातें हैं, जो हम करना चाहते हैं, यहाँ पर जो नैनीताल शहर के लिए हम करना चाहते हैं, खेल विभाग करना चाहता है। देखिए, नोटिस मेरे द्वारा एडवोकेट प्रदीप उप्रेती के द्वारा मेरे समस्त खिलाड़ी जो नैनीताल के हैं, उन्होंने मुझे एक अथॉरिटी लेटर साइन करके दिया है, जिसके अनुरूप उन्होंने कहा है कि 48 घंटे के अंदर यहाँ पे खेल गतिविधियाँ शुरू करा दी जाए, क्योंकि ये 3 पार्टियाँ आपस में लड़ झगड़ रही हैं। फील्ड में देखिए पूरी तरफ पुलिस ही पुलिस है और खिलाड़ियों को यहाँ खेलने में भी दिक्कत हो रही है। तो हमारा यही अनुरोध है कि 48 घंटे के अंदर यहाँ खेल सुचारू रूप से चालू कर दिया जाए। और अब खबर देहरादून से है, जहां सोशल एक्टिविस्ट स्वाति नेगी को सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठाना भारी पड़ता नजर आ रहा है। दरअसल सोशल एक्टिविस्ट लगातार समाज में फैल रही सामाजिक द्वेष भावना और एक दूसरे समुदाय को लड़ाने वाले मामलों पर लगातार आवाज उठाती रही हैं। ताज़ा मामला भी उनकी एक पोस्ट से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने राज्य में खराब होते सांप्रदायिक माहौल पर कड़ी आपत्ति जताते हुए एक पोस्ट अपलोड की। स्वाति नेगी ने बताया कि संबंधित पुलिस अधिकारी द्वारा पोस्ट हटाने को लेकर कहा गया। एक्टिविस्ट ने पुलिसिया हस्तक्षेप पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि क्या आज इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म हो गई है। मामला ये है कि मेरे पास नेहरू कॉलोनी के चौकी इंचार्ज हैं, उनका फोन आया था। उन्होंने कहा है कि जो नेहरू कॉलोनी के थाना अध्यक्ष हैं SHO संजीत कुमार, उनका फोन आया है उनके पास कि मैंने कुछ स्टेटस डाला है, उसको डिलीट किया जाए। मैंने कहा मैंने क्या स्टेटस डाला है, किसको डिलीट करूं बताइए। कह रहे नहीं तुमने नफरती हिंदू लिखा है। तो मैंने बोला कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं लिखा है। कि नहीं तुमने जो भी लिखा है तुम उसको डिलीट करो। मैंने कहा ये मैं क्या लिखूंगी क्या नहीं लिखूंगी, मेरी प्रोफाइल है, मैं डिसाइड करूंगी। आप कौन होते मुझे बोलने वाले कि ये मत करो वो मत करो, कि अगर तुम डिलीट नहीं करोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देंगे। तो मैंने उनको बोला कि आप मुझे धमकी दे रहे हो? तो कह रहे हाँ, उसको डिलीट करो जो भी तुमने लिखा है। और अब खबर रुड़की से है, जहां रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र से डॉक्टर के पेशे को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। लंढौरा स्थित लोकनायक निजी अस्पताल में भर्ती एक युवती ने डॉक्टर रिजवान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इलाज के दौरान उन्होंने उसके साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया। पीड़िता के अनुसार इस दौरान उसके पति को बाहर भेजा गया था। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार ने अस्पताल में हंगामा किया, जिसके बाद आरोपी डॉक्टर और उसका स्टाफ अस्पताल बंद कर वहां से फरार हो गए। लंढौरा जो चौकी है थाना मंगलौर की, वहाँ कल एक क्लिनिक में एक बच्ची अपने परिजनों के साथ एक डॉक्टर से कुछ ट्रीटमेंट के लिए गई थी।
तो परिजनों की अनुपस्थिति में बच्चे का कहना है कि डॉक्टर ने उसके सामने स्ट्रेट किया और उसको छेड़ाखानी करी, तो उसमें तहरीर मिली है, मुकदमा दर्ज हो चुका है। बाकी वहाँ साक्ष्य और आई विटनेस सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से आगे लीगल कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और अब खबर देहरादून से है, जहां देहरादून में एक बार फिर दिल दहला देने वाले सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसमें धारदार हथियार से युवती पर बेरहमी से हमला किया गया, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई है। हमले के बाद आनन फानन में लहूलुहान हालत में युवती को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां युवती को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 27 वर्षीय आकाश कुमार के रूप में हुई है। इसमें स्पष्ट करना चाहूँगा कि इसमें 31 तारीख को लड़की द्वारा जो शिकायत दी गई थी कि उसको ऐसा पता चला कि हम मेरे से दोस्ती, जिसमें मेंशन किया था दोस्ती, और मैं इससे बात नहीं कर रही हूँ काफ़ी महीनों से, ये मुझसे बात करना चाहता है, कहीं मेरे ऊपर कोई हमला करके, ऐसा कोई मुझे सुनने में आया कि मेरे पर कोई हमला कर सकता है। इस सूचना के आधार पर पहले उस लड़के को नंबर मिला गया, उसका फ़ोन लगातार बंद था। इसके बाद चीता पुलिस कम से 2 से 3 बार उसके घर पर जो मन्नूगंज वहाँ पहुँची, जहाँ उसकी पत्नी द्वारा बताया गया कि वो 3 दिन से यहाँ घर नहीं आया और फ़ोन बंद करके कहीं गायब है। तो इसकी लगातार सूचना आने के बाद 2 बार जो है पुलिस भी गई थी, जिसकी पुष्टि भी हो गई है, और कोई स्पष्ट रूप से कोई कारण नहीं बताया गया था कि क्या कारण है, बस इतना लिखा गया था कि पुरानी दोस्ती है और अब वो उससे बात नहीं कर रही है। इसी संबंध में जो है घर पे भी गई पुलिस, और लेकिन चूंकि जो अभियुक्त है वो लगातार घर से फरार था, और आज इसने जो है ये घटनाक्रम अचानक से आगे कर दिया। और अब खबर लक्सर से है, जहां लक्सर के कनकर खता गांव में हुई सन्नी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में सन्नी की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही गहरे दोस्त रोहित ने की थी। पुलिस ने हत्यारोपी रोहित को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी रोहित ने शराब के नशे में सन्नी की गला दबाकर हत्या कर दी और हत्या के बाद शव को गन्ने के खेत में छिपा दिया। तारीख को ग्राम कंकर खाता में गुमशुदगी दर्ज हुई थी, जिसमें सन्नी नाम का व्यक्ति 27 तारीख से गुमशुदा चल रहा था। उस पर पुलिस ने प्रथम दृष्टया जांच और पड़ताल करते हुए जब पूछताछ शुरू करी तो पता चला कि वह अपने दोस्तों के साथ मोबाइल खरीदने के बाद कहीं घूमने गया था, वह शराब पी गई थी। इसमें पता चला कि जो उनका एक दोस्त था, रोहित नामक दोस्त था, उसके द्वारा 27 तारीख को मोबाइल खरीदने के पश्चात उनको ग्राम में ही अंदर ले जाकर उनकी हत्या कर दी गई। जब पुलिस ने मौके पे जाके जांच पड़ताल करी तो जो रोहित है, जो अभियुक्त रोहित के द्वारा उनकी जो शव है उसको बरामद कराया गया। और अब खबर लक्सर से है, जहां आपसी विवाद के बाद लड़कों के गुट ने दूसरे पर फायरिंग कर दी, जिसमें 17 वर्षीय विनायक गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया है। इससे इलाके में हड़कंप मच गया है, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। घायल विनायक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वैसे तो पूरे मामले की जानकारी तो बच्चों को ही होगी, परंतु विनायक चौधरी नाम का एक लड़का है, जिसके पिताजी का नाम कमलवीर एडवोकेट है, कमलजीत एडवोकेट, उनका बेटा है। 17 साल इसकी उम्र है, और बच्चों में आपस में कहासुनी में झगड़ा हुआ तो उसमें गोली चला दी, तो छर्रे लगे हैं। आगे की स्थिति करीब जो डॉक्टरों के ऊपर ही निर्भर करती है। पूरे मामले की जानकारी तो भाई साहब हमारे यहाँ नहीं, हम तो तहसील से थे, हम भाई साहब को पता है बच्चे को गोली लगी ऐसा सर, तो हम यहाँ से आए भी लोग देखा, डॉक्टर साहब ने बच्चे को रेफर कर दिया यहाँ से। और अब खबर पौड़ी गढ़वाल से है, जहां गढ़वाल के पिनानी गांव में वर्षों बाद एक ऐतिहासिक पहल देखने को मिली है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की पैतृक भूमि पिलानी में पहली बार क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। ज्येष्ठ प्रमुख राज्यपाल बिष्ट और मौजूद प्रधानों और ग्रामीणों का कहना है कि आज तक इस गांव में कभी क्रिकेट मैच तक आयोजित नहीं हुआ, और अब ये आयोजन युवाओं व मातृशक्ति के सहयोग से संभव हो पाया है। और वर्तमान में दमदौल में मेरी दुकान है, और इस क्षेत्र से पूरा मेरा ये अपनी जगह, अपना मेरा ये घर है। तो आज ये पहली बार यहाँ पे इस तरह का आयोजन किया गया है, और बहुत खुशी की बात है कि इसमें हर वर्ग का आदमी है, चाहे महिलाएं हों,
चाहे बूढ़े लोग हों, बूढ़े लोग जो कभी लोग कहते थे कि हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं तो डांटते थे बच्चों को कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, क्यों इस पे अपना समय बर्बाद कर रहे हो। लेकिन मैं आज देख रहा हूँ कि जो बुजुर्ग लोग हैं जो शायद घर में भी काम नहीं करते हैं, वो यहाँ पे आकर के उन्होंने झाड़ियाँ काटी है। पहले तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, मुझे खुद मतलब पहली बार ऐसे मैच देखने के लिए मिल रहा है कि हाँ ऐसे मैच होते। आज तक सुनने बस मम्मी उनको पैसे देते, जा तुम खेलने, हम घर पे घास लकड़ी वगैरह करे और कुछ नहीं। तो आज पहली बार खुद मतलब यहाँ पहली बार टूर्नामेंट पिनानी में हो रहे हैं और हमारे पास वाले गाँव पिनानी में मैच चल रहे हैं, तो हम पहली बार मैच देखने आ रहे हैं। और जब तक कि देखा जाए कि इस इलाके क्या मतलब हम पहली बार ऐसा मैच देख रहे हैं और यहाँ पे मतलब हर दिन मैच हो रहा है, अलग अलग टीमें आ रही है, 2-2 टीमें करके मैच खेला जा रहा है। यहाँ पर खेल के बहुत बढ़िया लगा। यहाँ पर उन्होंने गाँव उन्होंने पिच बनाई थी, बहुत बढ़िया बनाई थी पिच, एक मतलब अच्छा। हमारा फर्स्ट मैच था, आज फर्स्ट शुभारंभ का मैच था, बहुत बढ़िया लगा। और बैटिंग हमारी बहुत अच्छी रही, मतलब हमारी फील्डिंग, कैचिंग और बैटिंग सब बढ़िया रही। और यहाँ हमने टारगेट हमारे 120 था पर हम 112 बनाए थे, भी अच्छा था। दूसरी टीम थोड़ा सा कम रन बनाए पर मैच बहुत अच्छा रहा। एक बड़े या कि बड़े उसुरे आता है वो की या कि बड़े बड़ी पढ़े लिखे थी दम जुड़म पाड़ूला या बड़े बड़ी गए ना। और उनसे अनुरोध कि तुम जरूर रखाया आ रही हूँ, बच्चों का सहयोग बढ़ा जाए और जो कुछ तुमसे दान दक्षिणा उधर भी दे जाए। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हमारी ग्राम सभा पिनानी में आज मैच हो रहा है और हमें हमारे बच्चों का ये बहुत बड़ा सहयोग है। इसमें हमारे कार्यकर्ता है, हमारे महिलाएं, मातृशक्ति हैं, हमारे युवा भाई हैं, सभी खिलाड़ी और हमारी जितने भी मातृशक्तियाँ हमारी भाई युवा भाई हैं, उन्होंने बहुत सी योगदान दिया है। सबसे पहले तो मैं अपनी क्षेत्रीय जनता गुरदौड़सियों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आज हमारा पहले खेल का दिन, हमारी महिलाओं का बहुत योगदान रहा है। आज तो बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र गुरदौड़सी पट्टे के अंदर चिंदौली स्टेडियम में ये मैच का शुभारंभ हो रहा है, जो कि मेरे ख्याल से हमें 60 साल से ऊपर हो गए। यहाँ अभी तक कोई ऐसी किस्म का आयोजन नहीं हुआ है। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। 22 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश में वन विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के चलते लोग अपने आशियाने और घर, छत, जमीन को बचाने के लिए सड़कों पर सांकेतिक रूप से विशाल जुलूस के रूप में हजारों की संख्या में उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं, जिसमें नगर निगम के 12 वार्ड इस कार्रवाई की जद में आए हैं, जिसमें 50,000 से ज्यादा लोग गुर्जर बसर कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि सरकार द्वारा इस बापू ग्राम को राजस्व ग्राम घोषित करें। इसी मांग को लेकर उप जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देकर सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। सड़कों पर है, जिनके घर और जिनके आशियाने जाने का डर बना हुआ है। बीते 22 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो वन विभाग ने कार्रवाई की थी, उसके बाद यहाँ पर लोग अब अपनी जो जमीन है, अपना घर है, अपना मकान है, वो बचाने के लिए सड़कों पर उतरे हैं और सांकेतिक रूप से यहाँ पर अधिकारी को यहाँ पर ज्ञापन दें ताकि और इनकी जमीन और इनका आशियाना बच सके। आज कहाँ तक पहुंचे? ये भी तहसील तक जा रहे हैं हम। और जो एक मांग है राजस्व ग्राम की, तो पूरी जनता के साथ हम भी खड़े हैं। और यहाँ से सिस्टर ब्लॉक प्रमुख लड़ी थी और वाइस ब्लॉक प्रमुख है पूर्व में जिला पंचायत रहा हूँ यहाँ से मैं। और मैंने पहले भी कहा था कि रेवेन्यू लैंड होनी चाहिए पहले, रेवेन्यू लैंड के बाद जो है रेवेन्यू विलेज होता है। तो उस प्रोसेस के लिए हम आगे जा रहे हैं। और सरकार के हर जो मुख्यमंत्री लेकर जो भी होगा, सबसे एक ही निवेदन है कि ये काम होगा और हम पर पूर्ण विश्वास है ये हमारा हक जरूर मिलेगा। 20 फरवरी को सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। क्या लगता है कि इस बार जनता की मांग सुनेगी? सुप्रीम कोर्ट को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये वाले अपने कागज लेके जाते हैं वहाँ पे जब तक, मगर रोटी की स्थिति कुछ और है और वहाँ पे कुछ और स्थिति दिखाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को भी देखेगा कि इतने लोग क्यों पीड़ित हो रहे हैं, इतने लोग क्यों हल्ला मचा रहे हैं, वो लोग रोड पे आ गए। तो जनता सुप्रीम कोर्ट भी मानवता का डिसीजन देगी। कितने लोग हैं यहाँ पर पूरे क्षेत्र में? मैं ये मानता हूँ कम से कम लाखों से अधिक लोग हो रहे हैं, हजारों में आज रोड पे आके। बिल्कुल देखिए, ये अपने घर, अपने आशियाने और अपने घरोंदों को बचा लिए आप सड़कों पर हैं और जिलाधिकारी के पास ये ज्ञापन देंगे। लगभग माना जाए तो 30 से 40 हजार लोग यहाँ से निकल करके तहसील मुख्यालय तक पहुंचेंगे और तहसील में पहुंच करके उस जिलाधिकारी को एक ज्ञापन प्रेषित करेंगे जो इनके घर बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आदेश हुए उनको रोका जाए और उसके बाद जो वन विभाग कार्रवाई कर रहा है वन विभाग,
उसके द्वारा जो बाकी जो कार्यवाही है उसके बाद इन्हें अपने घर मिल सके, तो ये सरकार से भी गुहार लगाने जा रहे हैं। ऋषिकेश से बसंत कश्यप के न्यूज इंडिया। और अब खबर ऋषिकेश से है, जहां ऋषिकेश के बापू ग्राम घोषित करने की मांग को लेकर क्षेत्रीय लोगों ने तहसील तक पैदल मार्च भारी जन सैलाब जुटाया। बापू ग्राम बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आईडीपीएल हॉकी मैदान से शुरू हुई रैली नारेबाजी के साथ तहसील परिसर में खत्म हुई। क्षेत्रीय लोगों ने एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर अपनी मांगे प्रस्तुत की हैं। समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि वन विभाग के प्रकरण में नगर निगम के करीब 12 नवगठित वार्ड प्रभावित हो रहे हैं। आंदोलन का मुख्य उद्देश्य वन भूमि प्रकरण के पीड़ित परिवारों को जमीन और मकान का मालिकाना हक दिलाना तथा बापू ग्राम को विधिवत राजस्व ग्राम घोषित कराना है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो बापू ग्राम जो वन भूमि के संबंध में निर्णय दिया गया था, उसके क्रम में बापू ग्राम बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में और उनके बैनर तले एक विशाल रैली तहसील ऋषिकेश तक आज आई थी अपनी, और उनकी जो मेन मांग है वो बापू ग्राम जो क्षेत्र है उसकी भूमि के संबंध में उसके नियमितीकरण को लेकर के उनकी मुख्य मांग थी। और ये मांग पत्र उनके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय को संबोधित किया गया है। आज हमने बापू ग्राम सहित जो 60 मजरों पे जो लोग निवास कर रहे हैं, लगभग 578 एकड़ भूमि पर जो लोग निवास कर रहे हैं, उन सभी के माध्यम से एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को सौंपा है और ये मांग की है कि जो लगभग 75 वर्षों से जो लोगों के ऊपर वन भूमि पर अतिक्रमण का जो दंश लगा हुआ है, उस दंश को उस एक तरीके से अब जो है मामले को जो है राजस्व ग्राम शीघ्र बनाकर जो है उसको खत्म करने का प्रयास करें। ये जैसे आईडीपीएल का ये बाबू ग्राम 20 बीघा में आपने देखा होगा कि कब से लोग पीड़ित हैं यहाँ पे, जो जिनको 50 साल यहाँ पे हो गए और अपनी एक मूलभूत सुविधा के लिए अपने बच्चों के लिए यहाँ पे जिन्होंने एक छोटा सा घर ये झोपड़ी टाइप की बनाने है, उसमें वन विभाग द्वारा जो इनके साथ किया गया है बिना सूचना दिए हुए। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का